हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ डिफेंस बाय हैमिल्टन। ओके, आपका पेपर है मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थॉट, यूनिट नंबर या सेक्शन नंबर 2 है और सेमेस्टर नंबर 3 है। और हम ये एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है अलेक्जेंडर हैमिल्टन की डिफेंस की थ्योरीज, तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जानते हैं अलेक्जेंडर हैमिल्टन कौन है। इनका बर्थ हुआ 1755 या 1757 में, अलग अलग डेट्स मिलती है अलग अलग बुक्स में, और इनकी डेथ हुई 1804 में। तो अगर ये टाइम पीरियड देखें, ये टाइम पीरियड कौन सा था, क्या हो रहा था। सो आपको पता ही कि इसी टाइम पीरियड में एक बड़ी चीज हुई। 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ, यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो बना कि नहीं, उसका फॉर्मेशन हुआ। यूएसए का फॉर्मेशन हुआ, या आप कह लो कि यूएसए एक तरीके से उसे इंडिपेंडेंस मिली। तो पहले से तो यूएसए नहीं था ना, तो इंडिपेंडेंस तो नहीं कहेंगे, यूएसए का फॉर्मेशन हुआ। तो उस टाइम पे क्या था, 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में। तो इन 13 कॉलोनीज के ऊपर किसका राज था, किसने इसे कॉलोनाइज किया था, ब्रिटेन ने। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था ना, इंडिया को गुलाम बना के रखा था, ऐसे ही वहां पे आप कह लो कि 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंडर नॉर्थ अमेरिका में। तो 13 कॉलोनीज ने फाइट किया, रेवोल्यूशन किया जैसे इंडिया में हुआ, और ब्रिटेन से आज़ाद हो गए और 4 जुलाई 1776 को अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया। ठीक है जी। और ये 13, आपको पता है कि उस टाइम पे 13 कॉलोनीज थी। आज कितनी हो गई, आज तो 50 हो गई ना, वहां पे 50 स्टेट्स है टोटल, तो आज 50 हो गई, 50 स्टेट्स है। ठीक है, आपको पता चल गया यूएसए के बारे में। और ये 13 कॉलोनीज ने यूनाइट होके फाइट किया होगा, और बाद में इन्होंने कहा होगा कि हम यूनाइट होके साथ में रहेंगे, तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका नाम पड़ गया। अमेरिका कॉन्टिनेंट था इसलिए। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलेक्जेंडर हैमिल्टन वहीं के थे, और इसी टाइम पीरियड में देखो 1776 इनके बीच में आता है ना, तो इसी टाइम पीरियड में हुए हैं। तो इनके आइडियाज के ऊपर, इनकी थ्योरीज के ऊपर, इनके कंसेप्ट के ऊपर किस चीज का इन्फ्लुएंस होगा, इसी रेवोल्यूशनरी वॉर का, इसी इंडिपेंडेंस की वॉर का, इसी नए स्टेट के फॉर्मेशन का, क्योंकि वहीं पे ये हुए हैं। ओके, तो समझते हैं ही वॉज एन अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर। तो पहली चीज आ गई ना, उसी वॉर में मिलिट्री ऑफिसर थे, एक स्टेट्समैन भी थे, राजनेता भी थे, और फाउंडिंग फादर भी थे अमेरिका, जैसे फाउंडिंग फादर अमेरिका के, उनमें से ये एक थे। ओके, इसके अलावा ये क्या थे, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी 1789 से 1795 ड्यूरिंग जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंसी। तो जॉर्ज वॉशिंगटन वहां के पहले प्रेसिडेंट हुए हैं, जैसे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, ऐसे ही वहां के प्रेसिडेंट पहले कौन हुए हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो जॉर्ज वॉशिंगटन की बात करो कि उनके शासन में, उनकी गवर्नेंस में ये थे, तो ये सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी थे, तो यानी कि इनका बड़ा रोल है। इसके अलावा ये फाउंडिंग फादर भी थे, तो आप कह लो कि इनका जो स्ट्रेचर है वैसा ही है जैसे इंडिया में जवाहरलाल नेहरू हैं, इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल हैं, और बड़े नेता हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस है। तो इन्हीं सारे नेताओं जैसा इनका आप कह लो कि स्ट्रेचर था वहां पे यूएसए में। और जो इन लोगों ने काम किया, नेहरू जी ने, पटेल ने, आप कह लो कि सुभाष चंद्र बोस ने, यही ऐसे काम इन लोगों ने भी किए। तो आप कह लो कि हम ऐसे ही एक बड़े नेता के बारे में, बड़े फिलोसोफर के बारे में पढ़ रहे हैं यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो एक आर्टिलरी ऑफिसर थे अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। देखो इन्होंने रेवोल्यूशन तो किया ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जब ये रेवोल्यूशन इन्होंने किया तो उसी रेवोल्यूशन में ये आर्टिलरी ऑफिसर थे। आगे देखते हैं, इन्होंने प्ले किया एक सिग्निफिकेंट रोल किस चीज में, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में। ठीक है, बोथ एज अ सोल्जर एंड एज अ पॉलिटिकल थिंकर। तो देखो ये ग्राउंड पे भी गए, बैटल ग्राउंड पे भी गए, आर्टिलरी ऑफिसर थे, जाना ही पड़ता होगा, और साथ में ये पॉलिटिकल थिंकर भी है, यानी कि इन्होंने फिलॉसफी भी लिखी, कंसेप्ट भी लिखे, स्ट्रेटेजी भी लिखी, और उसे इंप्लीमेंट भी किया। सो मिलिट्री सर्विस फर्स्ट थिंग,
Alexander Hamilton initially served as an artillery captain. ये तो हो गया. Early stages of the war. He distinguished himself in several battles, including the Battle of Long Island and Battle of the White Plains. Okay. सो अभी किस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस में नहीं किया, ये बेसिकली थ्योरी का पार्ट हमारे लिए नहीं है जरूरी. Hamilton's leadership abilities and strategic thinking caught the attention of the journal George Washington. यहाँ से बात शुरू होती है कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने उनकी स्ट्रेटजी को देखा कि यार ये तो बड़ा तगड़ा लीडर है ना. Who eventually appointed his as aide de camp with the rank of lieutenant colonel. तो lieutenant colonel बन गए, उसके बाद ये रैंक उन्हें मिल गया. तो समझ रहे हो ना, इनकी डिफेंस थ्योरीज हमें पढ़नी है तो हमें समझ आ रहा है कि इन्होंने डिफेंस में पहले फील्ड में काम किया और इनका प्रमोशन हुआ क्योंकि इनमें वो क्वालिटी थी, यानी कि इंप्लीमेंट करने की क्वालिटी. विजन ऑफ अ यूनाइटेड और यूनिफाइड नेशन. हैमिल्टन रिकॉग्नाइज्ड दैट द सक्सेस ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉजेज डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ द कॉलोनीज टू यूनाइट एंड कोऑपरेट. पहली चीज आ गई डिफेंस वाली थ्योरी के पार्ट से. वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका रेवोल्यूशनरी कॉज सक्सेसफुल हो, आपको सक्सेस मिले रेवोल्यूशन में, तो वो पता कब होगा, वो कब होगा, तो जब आपकी कॉलोनीज क्या करेंगी, यूनाइट होंगी, कोऑपरेट करेंगी. यानी कि इंडिया में क्या था, इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आ गए, देखो यहाँ पे भी तो उस टाइम पे आप कह लो कि मुगल्स का दौर चल रहा था, मुगल का राज चल रहा था, तो वो भी बड़े पावरफुल थे. कैसे यहाँ पे ब्रिटिशर्स, डच और ये सारे आ गए इंडिया में, क्यों? क्योंकि इंडिया के जो राजा थे, कई सारे राजा थे छोटी छोटी रियासतों के, उनमें आपस में कोई कॉपरेशन ही नहीं था. तो आपस में कोई कॉपरेशन नहीं था, कोई यूनिफाइड बॉडी नहीं थी, सारे तो बल्कि आपस में लड़ते रहते थे. इसी वजह से मौका मिला और ब्रिटिशर आ गए. बल्कि मुगल भी इसी वजह से आए, सैयद डायनेस्टी के बाद मुगल भी इसी वजह से आए, है ना. अब सारी चीजें इसी वजह से हुई क्योंकि क्या था, कोई कॉपरेशन नहीं था छोटे राजाओं में, रियासतों में. ऐसी वो कह रहे हैं कि कॉलोनीज में जब कॉपरेशन होगा, वो यूनिफाइड होंगी, तभी आपका सक्सेसफुल होगा रेवोल्यूशनरी कॉज. और रेवोल्यूशनरी कॉज क्या है कि पहले तो हमें फ्रीडम चाहिए, और उसके बाद फिर हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं, फिर एक स्टेट को फॉर्म किया जाएगा और वो एक स्टेबल स्टेट बने कि नहीं. ओके, एक फ्री और स्टेबल स्टेट बने, ये इनका पर्पस है मेन. तो ये कब होगा, यूनिफाइड होंगे, कोऑपरेट करेंगे. तो इसीलिए इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया ना. और इनके आइडियाज का इंप्लीमेंट हुए, बिल्कुल हुए. 13 कॉलोनीज थी जो मैंने आपको शुरू में बताया, बाद में यूनिफाइड होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया. ही एडवोकेटेड फॉर द स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट. अगली चीज, ये चीजें याद रखनी है, स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए. डेट कुड कोऑर्डिनेट मिलिट्री एफर्ट्स, ताकि वो मिलिट्री एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करे, सारी मिलिट्री को मैनेज करे, फाइनेंस एंड नेगोशिएट करे विद फॉरेन पावर्स इफेक्टिवली. वो कह रहे हैं कि एक स्टेट पावरफुल तब बनेगा, कंप्लीट तब बनेगा, जब उसके पास एक यूनिफाइड मिलिट्री हो. ठीक है, वो उसके पास होगी, वो उसके मैनेज करेगा फाइनेंस, सारी चीजें. वो सारी चीजें जब एक स्टेट के पास होगी, तभी एक स्टेट एक पोजीशन में होगा कि वो दूसरे देश के साथ नेगोशिएट कर सके कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अदरवाइज हम वॉर कर देंगे. ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मिलिट्री स्टैंडिंग जो आप कह लो फोर्सेस हैं, ये एक तरीके का टूल है, ये एक तरीके की स्ट्रेंथ है एक स्टेट की, जो उसे केपेबल बनाती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशन बनाने में. हैमिल्टन्स विजन ऑफ अ यूनिफाइड नेशन लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. है ना, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का सिस्टम, इनके आइडियाज का बड़ा उसमें इन्फ्लुएंस था, कंट्रीब्यूशन था. ओके, तो अभी हमने छोटी सी बात चीज की है, अभी सिर्फ फर्स्ट हमने वो पढ़ा है शुरू का. ये आपको पता है कि काफ़ी लंबा टॉपिक का, काफ़ी लंबा वीडियो है. तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर. सो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर MA डिफेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के ऊपर वीडियोज़
और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सभी टॉपिक्स के ऊपर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। इस वीडियो का भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है, आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। वेबसाइट और ऐप का नाम है अमन पाठशाला, amanpathshala.com। कोई भी डाउट होगा तो लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।